आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको महिला जागरण का उद्देश्य लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पुस्तक से पृष्ठ 73 से पढ़कर सुना रहे हैं। युग की पुकार सुने, स्वयं आगे बढ़े। आइए पढ़कर सुनाते हैं। महिला जागरण के संबंध में बहुत सी योजनाएं बनी हैं और बहुत से कार्यक्रम चालू किए गए। ऊपर की पंक्तियों में उन योजनाओं और कार्यक्रमों का संकेत मात्र किया गया है, परंतु इन सबकी विस्तृत रूपरेखा दूसरी पुस्तक महिला जागरण की दिशा धारा में दी गई है। उन सबको पूरा करने में समाज के बहुत से अंगों को अपने अपने हिस्से की भूमिका निभानी होगी, लेकिन उन सब में सबसे प्रधान भूमिका स्वयं नारी की ही होगी। नारी के खोए हुए गौरव को और छीने हुए अधिकारों को वापस किसी भी ढंग से किसी के भी द्वारा लाया जाए, लेकिन उन्हें धारण तो नारी ही करेगी। धारण नारी ही करेगी। साथियों, अपने महान गौरव के अनुकूल तथा अधिकारों के सदुपयोग के योग्य क्षमता नारी को अपने अंदर विकसित करनी ही होगी। इसके लिए नारी समाज को सबसे अधिक प्रयास करना होगा। इस दिशा में प्रयास करने से नारी को उसकी झिझक ही रोकती है। झिझक भी दो प्रकार की होती है। एक तो इतने दिनों तक जिस ढर्रे में नारी चली है वह कितना ही दुखदाई हो नारी की आदत में शामिल हो गया है। उसे लगता है कि शायद वह ढर्रे से हटकर चल ना सकेगी। यह झिझक अपनी स्थिति को देखकर उसमें उठती है। दूसरी झिझक समाज को देखकर पैदा होती है। लगता है जो विकृतियां समाज में इतने दिनों से घर बनाए हुए हैं वे कैसे दूर होंगी। नारी के अधिकारों को कौन स्वीकार करेगा। उसे समानता का स्तर देना किसे अच्छा लगेगा। यह दोनों ही प्रकार की झिझक बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है। हर नारी को और उसका हित चाहने वालों को इन्हें अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। नारी चेतना रूप है। तीव्र से तीव्र परिवर्तन भी उसके लिए स्वाभाविक है। उसके लिए यह रोजमर्रा का क्रम है। बेटी आज अपना घर छोड़ती है और कल बहू बनकर एकदम नए वातावरण में पहले से बिल्कुल भिन्न जीवन क्रम अपना लेती है। दोनों जीवनों में जमीन आसमान जैसा अंतर होता है, पर वह उसे स्वाभाविक रूप से निभा लेती है। कर्तव्य की मांग के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता नारी को जन्म से ही प्राप्त है। नारी जागरण से संबंधित कोई भी परिवर्तन उसके लिए कठिन या अस्वाभाविक नहीं। इसी प्रकार समाज में फैले हुए नारी के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार को देखकर भी शंका नहीं की जानी चाहिए। यह युग परिवर्तन का समय है। साथियों, यह युग परिवर्तन का समय है। नए युग के चिन्ह अब साफ दिखाई देने लगे हैं। पुराने समय की सड़ी गली मान्यताएं और अनैतिक परंपराएं अब टिक नहीं सकती। इसके प्रमाण सभी तरफ से मिल रहे हैं। राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सभी में पिछले ही दिनों ऐसे परिवर्तन हुए जिन्हें असाधारण ही कहा जा सकता है। जनता को अपना दास तथा धरती को अपनी जागीर समझने का पैदाइशी हक समाप्त हो चुका। राजा भगवान का रूप है और वह चाहे जैसी मनमानी कर सकता है। यह मान्यता अपनी जड़ छोड़ चुकी है। उसके स्थान पर जनतंत्र स्थापित हो गया।
हो गया है। सामाजिक क्षेत्र में जिसके पास अधिक धन संचित है वह भाग्यशाली होता है। यह मान्यता पहले कभी रही होगी, अब तो उसे अनैतिकता का चिन्ह माना जाता है। समान वितरण की परपाटी जोर पकड़ती चली जा रही है। उत्पादन के लिए समान श्रम और उपयोग के लिए बराबरी का हक सबको दिए जाने की स्थिति बनती जा रही है। धार्मिक जगत में वंश वेश के नाम पर पूजा और श्रद्धा पाने वालों की उपेक्षा होने लगी है। उसके स्थान पर ज्ञान और कर्म की कसौटियों को मान्यता मिल रही है। भारत में जन्म के कारण ही अछूत कहे जाने वाली लगभग 1/3 आबादी ने यह अनीत मानने से इनकार कर दिया है और हर समझदार का समर्थन तथा सहयोग भी उन्हें प्राप्त होता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य को गुलाम बनाकर उससे पशुओं की तरह व्यवहार करना दुनिया के किसी भी भाग में अब सहन नहीं किया जा सकता। पीड़ित वर्ग तथा समाज का विचारशील वर्ग इस दिशा में एकजुट हो गया है। उसके संयुक्त धक्के से यह पाश्विक प्रथा चरमरा कर टूट चुकी है। यह सब परिवर्तन इस बात के प्रमाण है कि जमाना तेजी से बदल रहा है। समय की गति कोई रोक नहीं सकता। विश्व की आधी जनसंख्या महिला समाज की समस्या का समाधान भी समय की मांग है, उसे पूरा होना ही है। पुरुष समाज का झूठा अहंकार इसमें रुकावट नहीं डाल सकता। इसी प्रकार स्वयं नारी समाज भी आलस्य या आदत के कारण प्रगति की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो भी समय के प्रवाह के साथ चलने में ढील दिखाएगा उसे ही जोरदार झटका खाना पड़ेगा। नवयुग के अनुरूप सबसे पहले नारी समाज को अपनी मान्यताओं में हेर फेर करना पड़ेगा। परिवर्तनों का आधार इसके बाद ही बन पड़ेगा। हर एक नारी को यह अनुभव करना होगा कि उसका जन्म कुछ व्यक्तियों की उचित अनुचित इच्छा पूर्ति करते रहने और बदले में पेट भर लेने भर के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। अगले दिनों अपने कंधों पर आने वाले महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों को पूरा करने में समर्थ सिद्ध होने के लिए नारी की अपनी शारीरिक एवं सामाजिक क्षमता का विकास करने के लिए पूरी रुचि लेनी चाहिए। खान पान रहन सहन संबंधी नियमों का पालन करने से अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। प्रकृति के कठोर नियम किसी के साथ भी ढिलाई नहीं बरतते। जो भी उनकी उपेक्षा या अवज्ञा करता है वही मार खाता है। अपने ऊपर भी कमजोरी और रोगों के तमाचे न पड़े, इसलिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। सभी जानते हैं कि जीव का चटोरापन, वासनात्मक असंयम, अनियमितता तथा अस्त व्यस्त दिनचर्या और दिमागी तनाव जैसे कारण ही स्वास्थ्य की बर्बादी के प्रमुख कारण है। आलस्य, प्रमाद और अस्वच्छता से बचा जा सके तो सब कुछ उत्साहवर्धक बना रहेगा। स्वास्थ्य रक्षा के नियमों की जानकारी सभी को रहती है या थोड़ी सी पूछताछ करने से ही मिल सकती है। नारी वर्ग उसके बारे में उपेक्षा भर न बरते। यदि आहार विहार श्रम विश्राम आदि में सतर्कता और सुव्यवस्था बरती जाए तो गरीबी में भी स्वास्थ्य ठीक रखा जा सकता है। आमतौर से पुरुषों द्वारा खाने सोने में अनियमितता बरतने के कारण स्त्रियों का अधिकतर समय ऐसे ही बर्बाद चला जाता है। वे न तो ठीक से विश्राम कर पाती हैं और न शिक्षा मनोरंजन आदि के लिए ही समय निकाल पाती हैं। प्रयत्न करना चाहिए कि परिवार के हर सदस्य की दिनचर्या
नपी तुली हो और किसी के कारण किसी को बेकार की परेशानी न सहनी पड़े, इतना बन पड़े तो स्त्रियों का अपना स्वास्थ्य संरक्षण कर सकना भी संभव हो जाएगा और मानसिक विकास के लिए काफ़ी समय मिल सकना भी संभव हो जाएगा। मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओम शांति।